नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर चकमा साम्राज्य के जो इतिहास और बुद्ध धम्म के जो है सुरक्षा किस प्रकार चकमा समुदाय के राजा रानी और लीडर और भिक्षुओं के द्वारा किया गया, उसी के बारे में संक्षिप्त में आप लोगों को बताने का प्रयास करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक रानी जो विधवा थी, जिन्होंने बुद्ध धम्म के प्रति अपना निष्ठा दिखाए और बुद्ध धम्म का उन्होंने ब्रिटिश राज के समय उसका सुरक्षा की है। इसको हम रानी कालिंदी के नाम से जानते हैं। उसका जन्म कौन सा सन में, कौन सा तारीख में हुआ, वो जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। मुझे जो मिला वही दिया। तो इसका जो पति का नाम धर्मबख्श, ये धर्मबख्श कोई मुस्लिम नहीं था, ये चकमा ही था। चकमा राजा था जो मुस्लिम लोगों के मित्रता के साथ उन्होंने खान टाइटल को मित्रता के रूप में अपनाए थे। जब उनका कालिंदी रानी का पति का देहांत हुआ तो उनको अपने राज्य का अधिकार मिलने में, रानी बनने में उसको बहुत दिक्कतें आए। बहुत सारे लोगों ने विरोध किए, लेकिन उन्होंने अपना मेहनत और संघर्ष के कारण उसको वहाँ पर उत्तराधिकार मिल गया। पति के देहांत के बाद जिस समय स्त्रियों को नीच समझा जाता था, अपवित्र माना जाता था, उस समय चकमा समुदाय के लोगों ने रानी कालिंदी को अपना राज्य के, अपने देश का, अपना साम्राज्य के रानी के रूप में उसको सम्मानित किए है। रानी कालिंदी ब्रिटिश लोगों का जो आइडिया, जो बुद्धि, जो विचार था, उसको घोर विरोध करते थे, क्योंकि रानी कालिंदी अपना जो चकमा समुदाय के जो संस्कृति है, संस्कार है, उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। और वो रानी तो बुद्धिस्ट थी, बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी वो सेकुलर थी। वो सभी धर्म को मानते थे, सभी धर्म को सम्मान देते थे। इसलिए उन्होंने हिंदुओं के लिए टेम्पल बनाया और ईसाइयों के लिए चर्च बनाए, मुस्लिम लोगों के लिए मस्जिद बनाए। तो इसका लाभ उसको ये मिला कि सभी समुदाय के, सभी धर्म के लोगों ने रानी कालिंदी का समर्थन किए। तो उन्होंने बुद्ध धम्म का किस प्रकार पुनर्जीवन किया कि जैसे जब ब्रिटिश लोग आए थे तो वहाँ पर जो है संसार या देश पूरा उटल पुटल मचा हुआ था। अपना जो रीति रिवाज, संस्कृति सब धीरे धीरे लोग भूल चुके थे। इसलिए उन्होंने बुद्ध धम्म के सुरक्षा के लिए, उसको फिर से मजबूत बनाने के लिए रानी कालिंदी ने म्यांमार से एक अरहत कहा जाने वाले एक ज्ञानी भिक्षु को यहाँ पर निमंत्रण दी, और निमंत्रण देने के बाद उसको अपने देश, राज्य, साम्राज्य का राजगुरु के रूप में उसको मनोनीत किए। तो ऐसा होने के बाद उन्होंने, रानी कालिंदी ने चकमा लोगों का ऐतिहासिक जो पहचान था उसको उन्होंने सुरक्षा प्रदान किए। और ब्रिटिश लोग जब उनको क्रिश्चियन बनाने का प्रयास किए या चकमा बुद्धिस्ट समुदाय को उनके धर्म में लेके जाने का प्रयास किए, लेकिन रानी कालिंदी ने कहा कि मुझे बनना नहीं है, वो बुद्ध धम्म ही बने रहे। और उन्होंने अपने जीवन में कोई युद्ध तो नहीं लड़े, लेकिन उसको वैचारिक युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि जिस समय रूढ़िवादी लोग थे, जिस समय स्त्रियों को कुछ समझा नहीं जाता था, उस समय वो महारानी बनी। इसलिए विधवा होते हुए भी उसको जो है वैचारिक युद्ध लड़ना पड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने सम्राट अशोक के भांति जो दुस्सील भिक्षु थे, जो चीवर धारण करने के बाद सीलों का पालन नहीं करते थे, उन सभी लोगों को जो है एक हिदायत, आदेश दिए कि यदि तुम लोग नहीं सुधरे तो मैं तुम लोगों को सुधार दूंगा। तो यदि तुम लोगों का सीलों का पालन नहीं करना होता, तुम लोग या तो चीवर छोड़ दो या तो देश छोड़ के चले जाओ। आज आधुनिक युग में आज लोग भिक्षु या अपने धर्म गुरु से प्रश्न पूछने के लिए भी खतराते हैं, डरते हैं, लेकिन इन्होंने आज से 140-50 साल पहले, लगभग 150 साल पहले, इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, जो धर्म गुरु थे, उनको जो आदेश दे डाले कि तुम सुधर जाओ, अन्यथा हम तुम्हें सुधार देंगे। तो इस प्रकार उन्होंने जो है बुद्ध धर्म को पुनर्जीवन, जब ब्रिटिश लोगों के समय, मुगलों के बाद में ब्रिटिश लोग आए, तो बुद्धिस्ट जो धर्म का जो दीपक बुझने वाला था उसको उन्होंने पुनः जो है प्रज्वलित किया। जो म्यांमार से एक राजगुरु, धम्मगुरु को जो है निमंत्रण देकर बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित चकमा समुदाय के बीच में
चिट्टीगांव हिल ट्रक्स वर्तमान बांग्लादेश में उसको जीवित रखे और उसके कारण चकमा लोग बुद्धिस्ट बने हुए। अगर रानी कालिंदी गलती से कोई और धर्म को स्वीकार कर लेते, खासकर ईसाई धर्म, ज़्यादातर लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के तरफ उस धर्म को स्वीकार कर लिए थे, लेकिन रानी कालिंदी ने उस धर्म को स्वीकार नहीं किए, वो बुद्धिस्ट ही बने रहे। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात जरूर रहा होगा, क्योंकि चकमा समुदाय के लोग आज भी मानते हैं कि वो शाक्यों का वंशज है। तो इसी बात ने ही उसको प्रेरणा दिए होंगे कि अपने संस्कारों में, अपने इतिहास में ही बने रहना। दूसरा आता है राजा भुवन मोहन रॉय। ये राजा दिल्ली में जब दरबार हुआ था तो उस समय भी ये वहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आए थे। तो ये भुवन मोहन रॉय, ये जो अपनी दादी माँ रानी कालिंदी के तरह, इन्होंने भी बुद्ध धर्म को पुनः जीवित करने का प्रयास किए। जगह जगह पर बुद्ध विहार बनाए, बुद्ध की मूर्ति जो है स्थापना कराए, और बुद्ध विहार जो बोध गया का जो विहार है उसके रूप से उन्होंने महामुनि विहार बनवाया। और उसको जो है राजा 1879 में बनाया गया, लेकिन पूर्ण अधिकार उसको 1898 में दिया गया। और धम्म के लिए कार्य किए, तो उसका देहांत 17 सितंबर 1934 को हुआ। फिर तीसरा आता है एमएन लर्मा, जिसको मनवंतर नारायण लर्मा कहा जाता है। इसके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, आप इसका जीवन और मरण के जो है तारीख देख सकते हैं। तो ये एक विद्यार्थी के समय, तो ये एक स्टूडेंट विद्यार्थी नेता थे। आपस में जो भी वाद विवाद होता था उसको वो सुलझाया करते थे। ये शैक्षणिक जीवन में भी होशियार थे, ग्रेजुएट बने और उन्होंने लॉ का भी अभ्यास किया, लॉयर बने। तो लॉयर बनने के बाद चकमा लोगों के या इंडिजिनस जो जनजाति है बांग्लादेश में, उनके तरफ से उन्होंने वकालत किए हैं। जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपस में अलग हुए, तो उस समय जब बांग्लादेश सरकार इंडिजिनस पीपल, जो मूल निवासियों को उनके अधिकार, हक, न्याय नहीं दे रहे थे, उन्होंने वहाँ पर रहने वाले सभी इंडिजिनस लोगों को एकत्रित किए और बांग्लादेश सरकार के विरुद्ध उन्होंने जो है अपना आंदोलन छेड़ दिए। और वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे, पॉलिटिक्स में उतरे और उसके दौरान वो अरेस्ट भी हुए, उसको गिरफ्तार किया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने बांग्लादेश के जो संविधान है उसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश के जो संविधान है इसमें वहाँ पर रहने वाले मूल निवासियों के लिए किसी प्रकार की जो है आइडेंटिटी, पहचान नहीं था। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि तुम लोग बांग्लादेश में रहते हो, इसलिए तुम सभी लोग बंगाली हो। लेकिन सेना कुमार चकमा ने टेबल को जो है मुक्का मारते हुए ये कहा, टेबल को तपतपाते हुए कहा कि मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं चकमा हूँ, मेरा खुद का रीति रिवाज है, मेरा भाषा है, मेरा संस्कृति है, मेरा अलग पहचान है, इसलिए मैं बंगाली नहीं हूँ। और जो संविधान मेरा पहचान को मान नहीं देता, मैं संविधान को नहीं मानता। तो इस प्रकार उन्होंने बांग्लादेश के संविधान को उन्होंने विरोध भी किए और उसको मानने से इनकार कर दिए। और अपने लोगों के लिए जब आवाज़ नहीं उठा पाए, अपने लोगों का हक नहीं दिला पाए, तो उन्होंने अपना जो मंत्री पद से भी त्याग कर दिए। और वहाँ पर रहने वाले इंडिजिनियस लोगों का सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लड़ाई के लिए उन्होंने शांति वाहिनी नाम का संगठन का भी जो है उन्होंने बनाए। उसी संगठन के माध्यम से अपने लोगों का संरक्षण करने का प्रयास की। और आज वर्तमान में जो भारत नॉर्थ ईस्ट के जो नेता थे, उस समय उन सभी लोगों से भी इनका ताल्लुकात रहे थे। इसीलिए भारत सरकार के ही बांग्लादेश या पाकिस्तान की जो सरकार रहे, ये एमएन लर्मा से घबराया करते थे। इसके बाद आता है स्नेह कुमार चकमा, जिसको एसके चकमा के नाम से जाना जाता है। ये एसके चकमा ये वो नेता है जिसको लोग बुला चुके हैं। तो इसका जन्म तो एक साधारण गरीब परिवार में चिट्टीगांव हिल ट्रक्स में हुआ।
बचपन से ही उन्होंने बहुत सारे दिक्कतों का सामना किया, संघर्ष किए और अपने विद्यार्थी जीवन में वो एक नेता की तरह, विद्यार्थी नेता की तरह काम किए और 7वीं कक्षा से ही भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट, भारत का जो स्वतंत्र आंदोलन है उससे वो जुड़ गए। इसके कारण वो वहाँ पर क्रांतिकारी हुए। वो जो है अपना जो शिक्षा बीए कंप्लीट होने के बाद एमए करने के लिए कलकत्ता आए, जहाँ पर उन्होंने एलएलबी किए। लॉ करने के बाद उनको जो है इतना शिक्षित योग्य होने के कारण उसको नाना प्रकार के जॉब, नौकरी का जो है ऑफर मिला, प्रलोभन दिया गया, लेकिन इन्होंने जॉब को ही जो है, जो भी नौकरी है उसको रिजेक्ट कर दिया और अपने लोगों के लिए, देश के लिए, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है उसमें जो हिस्सा लेने का उन्होंने प्रयास किए, उसमें बने रहे, इसलिए जॉब नहीं किया। तो ये चकमा समुदाय में से पहला वो चकमा है जिन्होंने अपने ओर से टेलीस्कोप के नाम से अपना न्यूज़पेपर चलाए, तो जिसके कारण वो ब्रिटिश लोगों से अरेस्ट भी हुए और पहला चकमा नेता थे ये कि ब्रिटिश लोगों के जेल में भी उसको रहना पड़ा। और भारत के फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े होने के कारण भारत के उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता स्नेह कुमार चकमा को जानते थे और ऐसा कहा जाता है कि वो सुभाष चंद्र बोस से के भी करीबी थे। जब सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद जो है स्नेह कुमार चकमा को पत्र लिखा कि जिस पत्र के माध्यम से ये कहे कि चकमा समुदाय के लोगों को भी जो है उसका साथ देना चाहिए और आज़ाद हिंद फौज में शामिल होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात की है, ये भी स्वयं मरते समय आखिरी जब सांस ले रहे थे तो उस समय भी घर में जो है आंसू सो रहा था और यही बोल रहा था कि काश मुझे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भेजा गया पत्र मिलता तो आज हमारा इतिहास अलग ही होता। और साथ ही साथ उन्होंने बंगाल बाउंड्री कमीशन, जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाले थे, इसके जो है सामने चकमा या चिटीगांव हिल ट्रैक्स की ओर से चकमा लोगों की जो है एक प्रकार के जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उन्होंने जो है यहाँ पर वकालत की है। और साथ ही साथ जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय 14 अगस्त 1947 को ही बांग्लादेश में, वर्तमान जो बांग्लादेश उस समय जो है इस पाकिस्तान में इन्होंने क्या किए, भारत के जो है झंडा वहाँ पर फहराया गया, जो झंडा 3 दिनों तक वहाँ पर रहा, तो जिसके कारण इसको जो है देशद्रोही कहा गया। तो जिसके चलते वो भारत भी आ गए। और जब चिटीगांव हिल ट्रैक्स, जहाँ पर 99% गैर मुस्लिम थे, लेकिन उस जगह को भी पाकिस्तान को अवार्ड इनाम के रूप में दिया गया। उस रेड क्लिफ अवार्ड का उन्होंने पुनर्जोरदार उन्होंने विरोध किए और उसके स्वतंत्र के लिए भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी से जो है मिलने के लिए आए ताकि ये चिटीगांव हिल ट्रैक्स भारत में मिला सके। लेकिन अफसोस इस बात की, भारत के नेताओं ने, खासकर नेहरू और गांधी ने इसके ओर आन देखा कि ये चकमा लोगों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दी, जिसके चलते चकमा लोगों का जो साम्राज्य है वो बांग्लादेश में आज जो है समाहित हो गए। तो इन्होंने चकमा समुदाय के लोगों को बुद्धिस्ट के रूप में जो है प्रदर्शित किए, लोगों को दिखाए, संदेश भेजे कि हम भी बुद्धिस्ट हैं, हमारे तरफ भी ध्यान दें। और इन्होंने अपने लिटरेचर, अपने साहित्य के माध्यम से, नाना प्रकार के पत्र के माध्यम से बुद्ध धम्म में भी उन्होंने योगदान दिए हैं। फिर उसके बाद आता है अटंगमणि चकमा, जिसको तो जो है चकमा लोगों ने जानना चाहिए कि ये चकमा समुदाय में से पहला वो व्यक्ति था जिन्होंने साइंस में जो है ग्रेजुएशन किए। ये इंडियन आर्मी में ऑफिसर के रूप में कार्य किए, कैप्टन के रूप में, उसको आईएफएस में भी जो है सिलेक्शन हुआ। और साथ ही साथ ये नेपाल, वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में भी एक जो है बड़ा अधिकारी के रूप में जो है कार्य किए हैं। तो इसको बहुत सारे ऑफिस में, उसको डीसी के रूप में, एसएसबी, स्पेशल सर्विस ब्यूरो में, ऐसा बहुत सारे जो है
अलग अलग जो है दफ्तरों में अलग अलग ऑफिसर के रूप में भेजा गया। एक ही व्यक्ति लेकिन अलग अलग पद में समय समय पर क्यों भेजा गया? क्योंकि उस समय देश का जो है सुरक्षा सर्वोपरि था और देश की सुरक्षा ऐसा वैसा आदमी को नहीं भेज सकते थे, तो वो एक विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए। वो कौन था? अटंगमणि चकमा, जो नॉर्थ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का एक विश्वसनीय जो है एक ऑफिसर हुआ करते थे। इसलिए उसको एक ही व्यक्ति है लेकिन बहुत सारे दफ्तरों में इसको ऑफिसर के रूप में जो है इसको चयन किया गया। और जब चकमा लोगों का माइग्रेशन जब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा चकमा लोगों को बांग्लादेश से स्थायी रूप से अरुणाचल प्रदेश में जब बचाने के लिए लाने वाले थे, तो अटंगमणि चकमा ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले जो स्थानीय नेता थे उनसे बातचीत की, उनको समझाए। तो उसके बाद उन नेताओं ने चकमा लोगों को वहाँ पर बसने के लिए एक प्रकार की जो है अनुमति दी। और साथ ही साथ दिल्ली राजघाट महात्मा गांधी के जो शमशान है उसके आसपास में एक बुद्ध विहार है जिसको अशोक बुद्ध विहार कहा जाता है, जिसके ये फाउंडर जो है मेंबर रह चुके हैं। तो आज उनके भी वो दिन है, क्योंकि ये अशोक बुद्ध विहार दिल्ली में चकमा मूवमेंट का वहाँ से ही उदय होता है, वहाँ से ही शुरू होता है। आज चकमा समुदाय में जितने भी नेतागण हैं सभी अशोक बुद्ध विहार का ही उपज है, वहाँ से ही सभी लोग नेता बने। और चकमा लोगों का जो कारवा है, क्रांति है, वहाँ से भी चला और आज भी चल रहा है। तो इसका जो है मृत्यु का तारीख ये है, लेकिन जन्म का मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर देने का जो है साहस नहीं किया। फिर उसके बाद आता है कि वेनरेबल राजगुरु अगम महात्तर, ये जो है चकमा साम्राज्य का राजगुरु हुआ करते थे। इसका जन्म और मरण का जो तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनका बचपन का नाम तो फुलाना तंगसंज्ञा था और उसका पिताजी का नाम रुद्र सिंह तंगसंज्ञा, माँ का नाम इच्छावती तंगसंज्ञा थे। तो ये बचपन से ही धम्मवान धार्मिक थे, लेकिन इन्होंने 26 साल की उम्र में ग्रह त्याग किए, श्रामणर बने। फिर उसके बाद जो है 1942 में इन्होंने क्या की, बुद्ध धम्म में जो है एक भिक्खु के रूप में उपसंपदा लिए। शिक्षण में वो ग्रेजुएट थे, एमए थे और एमए का शिक्षण म्यांमार जाकर उन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर बुद्ध धम्म के ऊपर किए। विपස්සना और त्रिपिटक का उन्होंने अभ्यास किया, जिसके कारण उसको स्कॉलर के रूप में शोधकर्ता जो विद्यार्थी थे उनके जो थीसिस थे उनका भी वो जांच करते थे। और साथ ही साथ 1958 को चकमा राजा के द्वारा उसको चिटीगांव हिल ट्रैक्स में राजगुरु के रूप में इसको जो है वहाँ पर मनोनीत किया गया। और चकमा समुदाय तो बुद्धिस्ट सदियों से थे, लेकिन जो संस्कार ब्रिटिश लोगों के आगमन के कारण, मुस्लिम शासकों के दबदबा के कारण जो इतिहास जो परंपरा लोग भूल गए थे उसको उन्होंने पुनर्जीवित किए अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने पुस्तकों के माध्यम से। इसलिए चकमा समुदाय में जो बुद्ध धम्म का आस अच्छा से दिखने को मिलता है, तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, ऐसे बहुत सारे जो अनगिनत भिक्खु है जो शिक्षित थे, योग्य थे, गुणवान थे, जिन्होंने चकमा लोगों के बीच में धम्म का जो है पुनर्जीवित रखा। लेकिन अफसोस इस बात के उनका कोई इतिहास नहीं है, तो हम इसलिए नहीं बता पा रहे। इतिहास है, फोटोस जो है लेकिन लोगों के सामने नहीं आ रहा है। तो ये इनको जो है सम्मान त्रिपिटिका विशारदा के नाम से, पंडित के नाम से इसको जो है सम्मानित किया गया या संबोधन किया गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, वहाँ पर वो सम्मिलित हुए और चकमा लोगों को बुद्धिस्ट के रूप में उन्होंने जो है वहाँ पर प्रतिनिधि किए। और इन्होंने 52 वर्षों तक बुद्ध धम्म का प्रचार किए और 94 की उम्र में उनका देहांत हो गया। फिर इसका बात आता है एक महत्वपूर्ण गुरुओं में से एक महत्वपूर्ण गुरु जो है सदानंद महातेरो, जिसका जो है
जिसको आमतौर पर बनवंते के नाम से जाना जाता है। हालांकि बचपन में उसका नाम रविंद्र चकमा था और बचपन से ही वो ईमानदार थे, दयालु थे, करुणा मैत्रीवान थे। और उस समय बचपन में एक लड़की की घटना के कारण उनके हृदय में परिवर्तन आया। जब एक लड़की का देहांत हुआ तो उन्होंने देखा कि सभी लोग रो रहे थे, उसके मृत शरीर को लेके जा रहे थे। तो बनवंते ने भी ये सोचा कि मेरा भी एक दिन इसी लड़की की तरह मृत्यु होगा, मुझे भी ऐसे ही लेके जाया जाएगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, भगवान बुद्ध ने भी बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ के रूप में 29 वर्षों में ही उन्होंने ग्रह त्याग किए थे। लेकिन संयोग से इन्होंने भी 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किए और जो है श्रामणर बने। और श्रामणर बनने के बाद 41 साल के उम्र में वो जो है भिक्षु बने और 11 वर्षों तक उन्होंने जंगल में रहकर विपස්සना, चिंतन मनन किए, बुद्ध धम्म का अभ्यास किए। जंगल में रहने के कारण उसको बनवंते कहा गया। वन का मतलब जंगल, बांते का मतलब भिक्षु होता है, तो उसको प्रसिद्ध रूप से बनवंते के रूप में जाना जाता है। 11 वर्ष का तक भिक्षु का उपसंपदा लेने के 11 वर्ष के बाद वो आम जनता को धम्म का देशना देना शुरू की। और बांग्लादेश में उन्होंने रास बन विहार, आज जो जाने माने बुद्ध विहार है बांग्लादेश में, उसका उन्होंने निर्माण की। चकमा जो है रॉयल फैमिली के द्वारा जो उसको जो है जमीन दिया गया, वहाँ पर उन्होंने बुद्ध विहार बनाए। और चकमा लोगों के बीच में उन्होंने भी बुद्ध धम्म को पुनः जीवित करने का प्रयास किए। अन्यथा बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वहाँ पर इंडिजिनस लोगों का कोई मान्यता या जो है किसी प्रकार के नहीं था। पूरे बांग्लादेश के जो इंडिजिनस उटल पुटल जो है मचा हुआ था, लेकिन उस परिस्थिति में उन्होंने बुद्ध धम्म को बरकरार बनाए रखा। तो ये जो है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, चकमा लोगों के बीच आस पड़ोस के जो देश है वहाँ पर ये बहुत प्रसिद्ध भिक्षु है। इन्होंने चकमा लोगों में बहुत बड़ा योगदान दिए है और बुद्ध धम्म में सबसे ज़्यादा जो है उनका योगदान रहा है। और इन्होंने भी 52 वर्ष तक धम्म का प्रचार किए और 92 वर्ष में उसका महापरिनिर्वाण या निर्वाण हो गए। तो इन्होंने भी चकमा बुद्ध धम्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर उसके बाद आता है एसपी तालुकदार, जिसको शक्य प्रसाद तालुकदार के नाम से जाना जाता है। उसका जीवन और मरण का जो तारीख आप यहाँ देख सकते हैं और इसका माता पिता का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जन्म तो मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था और वो अनडिवाइडेड इंडिया, चिटिगांव हिल ट्रैक्स में भारत का विभाजन होने के 6 साल पहले ही 6 साल पहले उनका जन्म हुआ और भारत में आए। और अभ्यास के बाद, शिक्षण के बाद वो मर्चेंट नेवी के रूप में जो है ऑफिसर के रूप में वहाँ पर ज्वाइन की। और वहाँ पर नौकरी के दौरान वो देश विदेश बोट के माध्यम से इधर उधर जो है घूमे और बाद में उनको जो स्थायी और एक ही जगह रहे ऐसा जो है जॉब चाहिए था, इसलिए उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन की। आज वर्तमान समय में नॉर्थ ईस्ट में ऑफिसर के रूप में उन्होंने कार्य किए और मिजोरम में सिविल सर्विस जो कमीशन है उस जो है डिपार्टमेंट का भी जो है मेंबर रह चुके हैं। और डायरेक्टर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, जो साहस या जो है पुनर्वास के लिए जो लोगों का रिफ्यूजी शरणार्थी म्यांमार बांग्लादेश से आया करते थे, उन लोगों का रिहेबिलिटेशन के लिए भी डायरेक्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया। जब विभिन्न लोगों से वो मिला, बातचीत किए, तो इनके मन में सवाल आने लगे, मैं कौन हूँ, मेरा ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति क्या है, मेरा इतिहास क्या है, मेरा पहचान क्या है। फिर वो खोजने लगे और खोजते खोजते इस नतीजे तक पहुँचे कि अरे मैं तो उस कम्युनिटी से आता हूँ कि जो कम्युनिटी शाक्य समुदाय से संबंध रखता है, जो चकमा लोग आज भी खुद को जो है शाक्य मानते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे जो है पुस्तक लेके, इतिहास लिखे और दस्तावेज के रूप में लोगों को भी चकमा लोगों का इतिहास प्रदान किए। तो उन्होंने बहुत सारे जो है लिटरेचर, भाषा को लेकर, इतिहास को लेकर, परंपरा को लेकर उन्होंने लिखे। तो उसके पुस्तक, उसके योगदान चकमा लोगों के लिए जो है वरदान जैसा साबित हुए।
तो दोस्तों इस प्रकार जो है आज मैंने 8 लोगों के बारे में जानने या बताने का जो है प्रयास किए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।